नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल स्टडी चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशन। ये जून मंथ का दूसरा वीडियो होने वाला है। उससे पहले हम पॉलिटी के वीडियो देख चुके हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपका पहला टॉपिक है कि भारत है जो वैश्विक शांति निर्माता के रूप में अपने आप को कैसे आगे ला सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसका शीर्षक था पार्ट टू पीस। सम्मेलन के बारे में बता दूं कि वही शांति स्थापना के लिए बातचीत चल रही थी। तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्रालय के सचिव ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। और भारत क्या चाह रहा है कि डायलॉग के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से हम कोई ऐसा समाधान निकालें जिससे शांति कायम हो सके। इस सम्मेलन के उपरांत जो ख़त्म होने के बाद एक विज्ञप्ति जारी करी गई थी, उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मतलब भारत अभी इस पर न्यूट्रल रहना चाहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वैश्विक शांति किस प्रकार से भारत के हित में है। तो रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध से क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? एक तो व्यवधान है, महंगाई बढ़ गई है, ऊर्जा संकट भी है, और खाद्य सुरक्षा है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा है। तो ये सारे व्यवधान आ रहे हैं वैश्विक स्तर पर, जिससे भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। युद्धों का वैश्विक प्रभाव, तो 2047 तक भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के सपने को धूमिल कर सकता है। क्योंकि क्या है कि अभी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अभी रशिया से हमको ऊर्जा के लिए ऑयल वगैरह लेना पड़ता है, और अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा रहा है। तो हमको डिप्लोमेसी के तहत दोनों को साथ के चलना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है, यूक्रेन जो है वो बास्केट बोला जाता है वीट का, गेहूं का। वहाँ से पूरे विश्व में गेहूं वगैरह जाते हैं। तो खाद्य सुरक्षा भी हो रही है, अफ्रीका के देशों में भी जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं युद्ध की। अब प्रभावी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जो यूएन है वो कोई ख़ास काम कर नहीं पा रहा है इसके लिए, क्योंकि यूएन जो बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि ऐसी कोई स्थिति ना बने। लेकिन यूएन आज के टाइम पे निष्क्रिय है, और निष्क्रिय नहीं कह सकते तो आप, वो उसकी इतनी सक्रिय भागीदारी है नहीं, तो उस पर भी सारे देशों का विश्वास कम होता जा रहा है। अगला क्या है, संभावित वैश्विक भागीदार। तो मध्यस्थता करने से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है। अभी क्या है कि जो युद्ध हो रहे हैं उसमें अगर बीच बचाव करने के लिए भारत आ रहा है, अगर उसकी बात सुन रहे हैं दोनों देश, तो इससे क्या है कि एक छवि बन जाती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि आपकी स्थिति मजबूत है, आपकी बात को लोग समझते हैं। बाह्य सुरक्षा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बीच कथित संबंधों को देखते हुए, तो ये भी है कि पाकिस्तान भी अपना परमाणु की धमकी देता रहता है। इधर कोरिया का जो किम जोंग उन है, वो भी भाई जापान के ऊपर से उछाल के बॉम्ब इधर समुद्र में डालता रहता है, मिसाइल्स। तो इससे क्या है कि एक डर का माहौल बना रहता है इन लोगों की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में भारत का योगदान और क्षमताएं, सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लोबल साउथ है, ब्रांडेड लाइन के नीचे वाले जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका नेतृत्व भारत कर रहा है। ठीक है, अफ्रीकी संघ और को अभी G20 में शामिल किया है भारत ने, तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। दूसरी चीज़, जवाहरलाल नेहरू के समय पे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया गया था, तो वो किसी भी पोल की तरफ नहीं था। कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और रशिया के बीच में, तो वो तटस्थ रहा था, एकदम न्यूट्रल रहा था। संघर्ष समाधान का अनुभव भी है हमारे पास। अफ़गानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए हम लोगों ने मदद करी है। श्रीलंका के नागरिक संघर्ष में भी हमने मध्यस्थता की है, और मिजोरम जैसे घरेलू मुद्दों को भी हल करने में हमने प्रभावी क्षमता दिखाई है। ठीक है, उभरती वैश्विक व्यवस्था में तो हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है अभी इसके टाइम पे, और कुछ दिन बाद चौथी भी बन जाएगी। उदाहरण के लिए 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर की हत्या के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए भारत से, तो ईरान और अमेरिका के साथ जो तनाव हो गया था कमांडर की हत्या के बाद, तो भारत से शांति निर्माता की भूमिका निभाने का आग्रह किया। क्योंकि ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, चाबहार पोर्ट वगैरह जो बन रहा है, और अमेरिका के साथ है ही।
अमेरिका हमारा हथियार देता है हमको, तो और हमारा व्यापार भी सबसे ज़्यादा अमेरिका के ही साथ होता है, लगभग चाइना के साथ भी होता है। विकास में भागीदारी के जरिए शांति स्थापना। तो अभी क्या है, अफ्रीका अफगानिस्तान में ITEC भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के जरिए अवसंरचनाओं के निर्माण। अब अफगानिस्तान में सलमा बांध है, हालांकि तालिबान के आने के बाद वो बांध का कार्य थोड़ा रुक गया है, लेकिन हमारे संबंध जो देखे जा रहे हैं वो तालिबान से भी कोई इतने ख़राब है नहीं, अच्छे ही संबंध हैं। सांस्कृतिक कूटनीति। अब भारत का जो कल्चर है वो देश विदेश में और विदेशों में भी मतलब अपनाया जा रहा है। जैसे बौद्ध धर्म है तो जैन 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 करके एक उनकी बौद्धों की शाखा है जो जापान में काफ़ी प्रचलित है, फिर इंडोनेशिया में हीनयान वगैरह, और ये दक्षिण एशिया में पूरे में बौद्ध चलते हैं। और फिर रामायण हमारी इंडोनेशिया में प्रचलित है। तो ये सॉफ्ट पावर है इंडिया की। और हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन भी है जो सद्भाव को बढ़ावा देता है। अगला क्या है कि मल्टी अलाइनमेंट या बहु संरेखण। एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में भारत की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति के सभी प्रमुख केंद्रों रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान, जापान आदि को एक साथ लाने की इसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से उपजी है। तो ये जितने भी देश हैं इन सबसे हमारे संबंध अच्छे ही हैं, ख़राब तो नहीं है आज के समय में। तो इन सबको एक साथ लाने की जो समझ है वो भारत में है और भारत उसको निभा सकता है, अच्छे मध्यस्थ के तौर पे अपने आप को रख सकता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सक्रिय भागीदारी। तो UN पीस कीपिंग आर्मी में भी देखो भारत के काफ़ी जवान जाते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है या फिर कहीं पे कुछ भी हो रहा है, तो UN की जो पीस कीपिंग आर्मी है उसमें भारत अपने जवानों को भेजता ही रहता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारत की भूमिका। तो भारत ने अभी तक 49 शांति स्थापना मिशन में भाग लिया है और शांति स्थापना अभियानों में 9 देशों में तैनात हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल UNDOF गोलन हाइट्स, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNFIL। सैन्य भागीदारी। तो ये सारा है कि सैनिकों को 2,53,000 सैनिकों का योगदान दे चुका है अभी तक भारत। 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में पूर्ण महिला सैन्य टुकड़ी तैनात करने वाला विश्व का पहला देश। तो महिला टुकड़ी शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है ये, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की शांति स्थापना में भूमिका। क्या भूमिका रही है? एक तो अपनी मानवीय सहायता पहुंचाई है, दवाएं हैं, चिकित्सा उपकरण है और काफ़ी चीज़ें भेजी गई हैं। कूटनीतिक संतुलन। भारत की कूटनिरपेक्ष नीति तथा यूक्रेन और रूस के साथ सुस्थापित कूटनीतिक संबंध। हमारे रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो हम उनके बीच में डायलॉग के थ्रू शांति स्थापित करवा सकते हैं। भारत ने रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा भी नहीं की है, क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है, USSR के टाइम से हमारा दोस्त रहा है। लेकिन उसे बुचा नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। वो कह रहा है कि भारत कि भाई हम स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ है तो भाई उसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच की जाए और फिर जो फैसला होगा वो हमको मान्य होगा। रूस के द्वारा जो परमाणु खतरा है उस पर भी चिंता व्यक्त की है। तो बीच का अपना मध्यम मार्ग लेके चल रहा है भारत, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिप्लोमेसी में कोई आपका सगा नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा आपका ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, केवल इंटरेस्ट की बात है। जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उसके साथ आपको भूमिका निभानी पड़ती है, और यही नीति है देश की, मतलब विश्व की। वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में भारत के नेतृत्व के समक्ष मौजूद बाधाएं। क्षेत्रीय संघर्ष है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव और चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवाद भारत की निष्पक्ष शांति निर्माता की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब भाई लोग कहेंगे कि तुम शांति स्थापित करने के लिए आ गए हो बड़े ताऊ बन के, लेकिन खुद के तुम झगड़े निपटा नहीं पा रहे हो। इधर पाकिस्तान से तुम्हारा चल रहा है, चीन के साथ तुम्हारा चल रहा है, मणिपुर मिजोरम में घरेलू ही मुद्दे नहीं निपट रहे हैं, इतने आंतरिक विरोध हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या है कि जो वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के लिए जो बड़ा चाचा बनना, ताऊ बनने का जो सपना है भारत का, वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि ये मुद्दे निपट नहीं पा रहे हैं। संसाधनों की कमी है भाई, अब संरचना हमारे पास नहीं है। भारत में गरीबी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम है। भू राजनीतिक गठबंधन।
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और क्वाड में इसकी भागीदारी पश्चिमी हितों के अनुकूल होने के रूप में देखी जा सकती है। अब क्वाड में शामिल है भारत है, जापान है और भारत, जापान, यूएसए और शायद ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हैं क्वाड में शामिल। एक बार आप देख लीजिए तो वो समझा जाता है कि भाई ये तो पश्चिम की तरफदारी करेगा, ये पूर्व की ओर नहीं है भारत। तो उसमें क्या है कि लोग समझते हैं कि भाई आप तटस्थ नहीं रहे, आप न्यूट्रल नहीं रहे, आप पश्चिम की ओर जा रहे हो, आपका झुकाव उस तरफ है। कूटनीतिक क्षमता, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी स्थापित वैश्विक शक्तियों की तुलना में भारत का कूटनीतिक नेटवर्क अपेक्षाकृत सीमित है। अब FBI है अमेरिका के पास, CIA है, और अपना अभी इतना कूटनीतिक क्षमता भी सही नहीं है, खुफिया क्षमता भी इतनी उस स्तर की नहीं पहुंच पाई है, रॉ और अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी निष्क्रिय भागीदारी, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका काफ़ी हद तक निष्क्रिय रही है। हमेशा जब भी वोट होता है तो वोट से पीछे हट जाता है भारत, कभी वोट नहीं करता है, ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। तो ये निष्क्रिय रहा है। इसमें आप हर समय न्यूट्रल नहीं रह सकते हो। अगर आपको शांति समझौता करवाना है किसी के बीच में तो आपको कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। जबकि चीन ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तावित किया, लेकिन चीन ने भाई अपना एक खांचा बना रखा है कि भाई हम तो ऐसे काम करेंगे, ये हमारा सेट हो, इससे संघर्ष समाप्त हो सकता है। वो अपने निर्णय पे अडिग है और भारत हमेशा निष्क्रिय रहा है, वो वोट नहीं कर रहा है। तो ये भी देखा जा रहा है कि भाई आप पीछे हट रहे हो। आगे की राह क्या हो सकती है? विश्व बंधु, विश्व का मित्र के रूप में भारत की भूमिका, ये तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारा शुरुआत से ही रहा है। भारत समान विचारधारा वाले राष्ट्र जैसे दक्षिण अफ्रीका है, न्यूट्रल रहता है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, और पारंपरिक पश्चिमी शांति निर्माताओं जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, वो सारे जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, युद्ध विद्ध होते रहें, वो अपना शांति में रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमेशा ऊपर ही रहते हैं वो लोग। हर चीज़ में आप कोई इंडेक्स उठा के देख लो, ये 3-4 देश ऊपर मिलेंगे। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4-5 देश आपको ऊपर मिलेंगे। ना इनको युद्ध से मतलब है, ना हथियार खरीदने से मतलब है, ना इनको अपनी आर्मी रखनी है, मस्त रहते हैं। क्षमता निर्माण, विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक्स के भीतर शांति दल का गठन होना चाहिए। सही बात है, ताकि वैश्विक संघर्षों का अध्ययन किया जा सके। साथ ही ओस्लो में नॉर्वे की शांति इकाई के समान ही समाधान रणनीति विकसित की जा सके। ठीक है। संबंधित सुर्खियाँ, मनामा घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र को अरब लीग द्वारा अपनाया गया है। इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाधान के लिए द्विराष्ट्र व्यवस्था के लागू होने तक कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को तैनात करने का आह्वान किया है। तो आज़ादी के समय से ही भारत फिलिस्तीन के साथ रहा है। वैसे वो हमेशा 2 स्टेट को समर्थन देता आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ समकालीन स्थितियों में इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। तो अभी इसमें भी दुविधा है कि हमको इजराइल के साथ जाना है या फिर फ़िलिस्तीन के 2 स्टेट की तरफ जाना है। अरब लीग की स्थापना 1945 में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। अरब में भी शिया और सुन्नी का चलता है। ईरान और सऊदी अरब ये 2 गुट हैं, तो उनमें भी आपस में चलता रहता है, मिडिल ईस्ट में ये सब। ओके, इसमें कौन कौन शामिल हैं? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, इसमें इजिप्ट और शामिल होगा। जो उत्तरी अफ्रीका का पार्ट है वो अपने एशिया में नहीं आता है, लेकिन वो अरब लीग में शामिल है। अफ्रीका का एक ही देश है शायद। मिनी लैटरल का उदय, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता ने स्क्वाड के उद्भव को प्रेरित किया है। ठीक है, अभी क्वाड था, अभी एक स्क्वाड आ गया। इसमें कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस है। स्क्वाड को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा आधारित मिनीलेटरल समूहों की श्रृंखला में किए गए अतिरिक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, और भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसको एक एक्स्ट्रा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो इंडो पैसिफिक में पहले से ही कुछ और भी संगठन बन चुके हैं, जो हैं क्वाड है, ऑकस है। ऑकस में कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑकस में तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ये होंगे शायद। और संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, जापान त्रिपक्षीय समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय समूह। तो ये 4-5 समूह पहले ही बन चुके हैं इंडो पैसिफिक में, जो चीन को चुनौती देने के लिए बनाए गए हैं।
स्क्वाड के गठन ने वर्तमान विश्व व्यवस्था में सहयोग के साधन के रूप में मिलीलैटरल, तो इन्होंने ये छोटे छोटे जो समूह हैं उनको प्राथमिकता दी है स्क्वाड के बनने के बाद, मतलब इनकी थोड़ी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। मिलीलैटरल समूह क्या होते हैं? वही जो अनौपचारिक और लक्षित समूह होते हैं, और इनकी संख्या आमतौर पर 3 या 4 होती है। और विशिष्ट खतरे, आकस्मिक चुनौती, सुरक्षा संबंधी, अभी जो सबसे सुरक्षा संबंधी खतरा है वो चीन है। दक्षिण चीन सागर में वह कुछ न कुछ नौटंकी करता रहता है अपनी। मिनीलैटरल समूह के उदय के पीछे उत्तरदायी कारण, बहुपक्षीय संस्थाओं की विफलता। अब यूएन विफल हो ही रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। और बहुपक्षीय संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जैसी नई उभरती वैश्विक तकनीक चुनौतियों का समाधान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पे कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी भाई, सब राजी ही नहीं होते हैं। अमेरिका अलग अपना चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ये पश्चिमी देश कर रहे हैं। इनको सारी सुविधाएं भी चाहिए और इनको बात भी नहीं माननी है। उदाहरण के लिए आसियान सदस्य देश दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई की निंदा करने में विफल रहे हैं। तो आसियान देश भाई अब वो ताऊ आदमी है चीन पूरे ग्रुप में इधर एशिया में, तो उसके खिलाफ मुंह खोलने से इन लोगों को डर लगता है, तो इन्होंने निंदा ही नहीं कर पाई। भारत कब तक अकेला बोलेगा? बाकी सारों को दोस्त ने लोन दे दे के अपने पक्ष में कर रखा है। महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, WTO की विवाद समाधान प्रणाली की विफलता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को गंभीरता से न लेना। ठीक है जी। शक्ति संतुलन में बदलाव, अभी क्या है कि चीन के अधिक आक्रामक होने के कारण क्वाड, ऑकस जैसे मिलीलैटरल समूह का उदय हुआ है। पहले यूएस और रशिया दो शक्तियां थीं, 2 पोल थे, लेकिन अभी चीन क्या है कि चीन का भी दबदबा बढ़ रहा है, तो शक्ति संतुलन में बदलाव हो रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए मिलीलैटरल काफ़ी संख्या में उदय हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने भी मिलीलैटरल समूह के विकास को प्रेरित किया है। ठीक है। बहुमत द्वारा अनुचित व्यवहार, विकसित देश विकासशील देशों की उच्च सौदेबाजी की क्षमता को बहुमत द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश व्यापार और जलवायु संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों द्वारा साझा लेने विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत की मांग से असहमत हैं। ठीक है। वो जैसे रिजर्वेशन का मामला नहीं होता है, वैसे ही इसमें रहता है साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मना कर रहा है कि भाई इनके साथ ये छूट क्यों दी जा रही है उनको। मिनीलैटरलिज्म के लाभ, बहुपक्षवाद के जटिल ढांचे के व्यावहारिक विकल्प। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा देश इकट्ठे हो रखे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं, तो उनका ये है कि ये व्यावहारिक विकल्प है। मुद्दा आधारित सहयोग, समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ आने में सक्षम बनाता है। अब जैसे कोई 4-5 देश हैं और बहुपक्षवाद वाला कोई समूह है, उसमें 4-5 देशों की विचारधारा एक समान है, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो उन्होंने अपना एक अलग समूह बना लिया। तो मिनीलैटरलिज्म का ये भी फ़ायदा है। वैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में सारा देश एक संग वो सारा विश्व एक साथ आ गया है। इसमें क्या है कि अब टुकड़ों में बांटा जा रहा है कि भाई इनके ये मुद्दे हैं, इन 4-5 देशों के ये मुद्दे हैं, इन 4-5 देशों के ये मुद्दे हैं, तो इसको डी ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। हिंद प्रशांत में मिनीलैटरल समूहों के उदय के लिए जिम्मेदार कारण, तो वही है कि एक तो चीन का खतरा है, विस्तृत समुद्री क्षेत्र है, और एक स्वतंत्र, खुली एवं समावेशी हिंद प्रशांत व्यवस्था सुनिश्चित भी करना है। तो आपका प्रादेशिक क्षेत्र और फिर जो आपका आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है, उसके बाद जो ओपन समुद्र है वो सबके लिए होता है, तो वहाँ पे कोई अपनी बढ़त ना बढ़ा ले या फिर संसाधनों का संशोधन कर ले और उनका इस्तेमाल कर ले, तो उसके लिए नियम बनाने ज़रूरी हैं और वो व्यवस्था बनानी ज़रूरी है। अलग अलग राष्ट्रीय हित, खतरे को लेकर साझा चिंताएं और एक साथ आने की इच्छा। उदाहरण के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और सीमा विवाद मौजूद हैं, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर विवाद। सही बात है। चीन के उदय और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के समक्ष उत्पन्न खतरे के खिलाफ प्रतिक्रिया, ये भी ठीक है। क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूएनएससी प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में विफलता। यूएनएससी की तो विश्वसनीयता कम होती ही जा रही है, क्योंकि इतने युद्ध हो रहे हैं, ये रोकने में नाकामयाब हैं। इसराइल और फ़िलिस्तीन का हो गया, या रशिया यूक्रेन का हो गया, या फिर कोरिया हो गया। तो ये सारा समस्या जो यूएनएससी संभाल नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से लोग छोटे छोटे मिनीलेटरल समूह बना रहे हैं। नाटो जैसे औपचारिक सैन्य गठबंधनों का हिस्सा बनने को लेकर क्षेत्र की कम रुचि। अब नाटो जैसे गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हिस्सा बन गए, और जब किसी एक के खिलाफ किसी ने युद्ध लड़ा तो आप अपने आप शामिल हो जाते हैं, जबकि आप शामिल नहीं भी होना चाहें उस युद्ध में, लेकिन आप हो जाएंगे क्योंकि आप नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए लोगों में भी कई देशों में कम रुचि है कि ऐसे किसी संगठन का हिस्सा बने जहाँ पे खुद ब खुद चीज़ें हो जाएं। मिनीलेटरल समूहों से भारत को मिलने वाले लाभ। सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, ठीक है, ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। छोटे छोटे 4-5 देशों के ग्रुप में ऐड होने से उनका लीडर बनने की मौका मिल सकता है भारत को, क्योंकि भारत अभी साउथ एशिया में तो सबसे बड़ी लगभग वर्ल्ड में ही 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो नेतृत्वकर्ता तो बन ही जाएगा। वैश्विक संस्थानों और दक्षिण सहयोग में सुधार के लिए भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग मंच की स्थापना, ठीक है। हिंद प्रशांत महासागर में साझा हितों वाले भागीदारों को शामिल करने से विशिष्ट मुद्दों को हल करने में मदद मिलती है। यही सब है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत, ईरान, आर्मेनिया त्रिपक्षीय गुट अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहा है। तो इनके छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, और उन मुद्दे को सॉल्व करने के लिए 4-5 देश साथ में आ जाते हैं और उन पे काम करते हैं, ठीक है। चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ भी देख ले रहे हैं। वैधता और समावेशिता की कमी ग्लोबल साउथ के देशों के हितों के कमज़ोर कर सकती है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र के विविध देशों को गुट से बाहर करता है। तो और ये जो समूह है, ये और देशों को बाहर कर रहा है, सबको इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इंक्लूसिवनेस की कमी है। सीमित संसाधन और क्षमताएं। छोटे देश हैं, इनके पास संसाधन भी नहीं है, क्षमताएं भी ज़्यादा नहीं है। अलग अलग देशों के बीच तनाव। अच्छा, जो देश शामिल हो रहे हैं उनमें आपस में ही तनाव है, तो ये भी एक समस्या है। जवाबदेही और पारदर्शिता। औपचारिक संरचना और प्रक्रियाओं के कारण अपर्याप्त लोकतांत्रिक निगरानी संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं। कम कठोर कानूनी तंत्र को बढ़ावा देना, यानी स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना। तो इनमें मनमर्जी चल रही है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ना लीगली बाइंड है कोई चीज़ के लिए, तो इनकी जिम्मेदारी भी नहीं होती, कोई कुछ भी हरकत कर जाए। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। SCRI देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान में व्यापार एवं आर्थिक दृष्टिकोणों में अंतर है, इनके अलग अलग विचार हैं, तो मैचिंग नहीं हो पा रही विचारों में। इनकी प्रकृति अनऑफिशियल है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। तो इस कारण वैश्विक व्यवस्था में नियम आधारित फ्रेमवर्क के लिए देशों की नीतियां, हितों और व्यवहार को आकार देने में इनकी कम प्रभावशीलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये उन देशों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं जो वार्ता का हिस्सा नहीं है। ये भी एक समस्या है कि इन 4-5 देश जो हैं वो अपने बारे में ही सोच के चल रहे हैं, और जो वार्ता में हिस्सा नहीं ले रहा है तो उनके लिए कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है। उदाहरण के लिए WTO एक आम सहमति आधारित संगठन है तथा इसका व्यवस्थित संरचनात्मक तंत्र है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका भारत बांग्लादेश का द्विपक्षीय संबंध। तो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे आई थी, तो उन्होंने कुछ समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल भागीदारी के लिए साझा विजन, और समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए समुद्री विज्ञान पे भी समझौता किया है। UPI की शुरुआत भी हो गई है। तो आपको सबसे
इम्पोर्टेंट है कि यूपीआई याद रखना है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। गंगा जल संधि के नवीनीकरण, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार, तो हमारा कॉटन वगैरह का जो मतलब हम वस्त्रों का आयात करते हैं। सुरक्षा सीमा, वहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम एंट्री कर रहे हैं, और पोरस जो अपनी सीमा रेखाएं हैं, तो वहाँ से काफ़ी पलायन करके लोग आते हैं, तो और तस्करी भी होती है, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इन पे भी बातचीत हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद करनी है कि संप्रति और मिलन, ये 2 सैन्य अभ्यास होते हैं हम लोगों के बीच में, और सीमा तो है ही इतनी, 4096 किलोमीटर सीमा है। भूमि समझौता और समुद्री सीमा का प्रसीमन, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश और हम किस किस संगठन में एक साथ हैं, तो सार्क, बिम्स्टेक, BBIN, इंडियन ओशन रिम, ये चारों में, ये रट लो, ये इन चारों में हम बांग्लादेश के साथ ही हैं। कनेक्टिविटी पे बात हुई है, तो कनेक्टिविटी पे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन प्रोटोकॉल, ये ज़रूरी नहीं है, ये याद करो। चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौता, तो चटगांव और मोंगला बंदरगाह, ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क, तो ठीक है, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही साझे सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आंतरिक कनेक्टिविटी, अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक, ये ज़रूरी है, इसको याद कर लो। क्षेत्रीय एकीकरण, नेबरहुड फर्स्ट नीति एक्ट, नीति सागर विजन इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है, कोई ज़रूरी नहीं है। बांग्लादेश के लिए महत्व, बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश में को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन्स ऑफ क्रेडिट दी है, ठीक है। मानव संसाधन विकास, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण वगैरह, और ये सब तो देता ही रहता है। मानवीय सहायता और आपदा राहत, कुछ भी घटना घटित हो जाए, भूकंप आ जाए या फिर कोई भी ऐसी आपदा आ जाए, तो उसके लिए हमेशा भारत तैयार रहता है। वैक्सीन, मैत्री, कोविड-19 के टीके भी दिए थे। नदी जल विवाद, हमारा तिस्ता का विवाद है इनके साथ। चीन की भूमिका, तो चीन अभी बांग्लादेश से अपने संबंध बढ़ा रहा है, तो हमको ये भी देख के चलना पड़ेगा। चीन और बांग्लादेश का एक सैन्य अभ्यास होता है, गोल्डन फ्रेंडशिप 2024, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। रोहिंग्या, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ से अवैध प्रवासी पलायन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी एक समस्या की बात है। और डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं, असम की हो या फिर पश्चिम बंगाल की हो, तो वहाँ पे ये सारी मुद्दे उभर के आ रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती कट्टरता, हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश में बहुत कट्टरता बढ़ती जा रही है, उनको बाहर निकालने की बातें चलनी है, वो सुरक्षित नहीं है, आए दिन हिंसा होती रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो अपना CAA और NRC है, इसको गलत तरीके से हमारे देश में ही लोगों ने प्रमोट किया, तो ये गलत तरीके से वहाँ पे पहुँचा है, और ये भी एक हिंसा का कारण बन रहा है। सहयोग कहाँ कहाँ है, तो इंडो पैसिफिक महासागर में है। विद्युत ऊर्जा में सहयोग है, तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन ज़रूरी है, वो UPI है, ये याद रखनी है आपको, बाकी तो ठीक है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए बातचीत शुरू हुई है, अभी सेपा पे साइन नहीं हुए, लेकिन बातचीत शुरू हो गई है, ठीक है। तिस्ता नदी, और ये तो हो ही गया। इसके बाद हाँ, इसमें इतना ही था। ग्रुप ऑफ 7, G7 में क्या क्या है कि भारत ने इटली के अपूलिया में, तो ये याद कर लीजिए, इटली के अपूलिया में अभी सम्मेलन हुआ था 50वें ग्रुप ऑफ 7 का, तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई थी, ठीक है। भारत का वक्तव्य क्या है, प्रौद्योगिकी के लिए, ऊर्जा के लिए और ग्लोबल साउथ, ये 3 टॉपिक भारत ने उठाए थे। और ऊर्जा के लिए मिशन लाइफ की बात करी थी, जो पर्यावरण दिवस पे शुरू करी गई थी, और पर्यावरण दिवस की थीम थी एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 के बारे में जान लीजिए, लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है, और ये जलवायु परिवर्तन, संघर्ष आदि पे ऐसे इन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। शुरुआत जो हुई थी वो की थी, स्थापक जो थे इसके फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी,
ठीक है। तो इनका जो शुरुआत का मुद्दा था, जो उद्देश्य था, तो वो तेल संकट हुआ था 1973 में, उसके लिए इन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद लगातार ऐसे मुद्दों पे ये लोग चर्चा करते रहते हैं। स्थायी संरचना का अभाव, कोई ऐसे हेड ऑफिस नहीं है कहीं पे भी। इसकी अध्यक्षता बारी बारी कोई देश कर सकता है, जो भी इसके सदस्य हैं। और अध्यक्षता करने वाला देश ही इसका सालाना एजेंडा तैयार करता है कि इस साल क्या क्या करना है, कौन कौन से मुद्दे पे बातचीत करनी है। ठीक है। सदस्य कौन कौन से हैं इसके? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी एक ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, गर्लफ्रेंड जूस। ठीक है। तो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया और इंग्लैंड हो गया। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं। पहले फिर इसके बाद रशिया ऐड हुआ था, लेकिन रशिया ने क्या है कि क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, तो रशिया को फिर बाहर निकाल दिया कि तुम भाई अतिक्रमण करते हो, दूसरों के देशों को कब्जा करते हो, तुम्हें बाहर निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से फिर G8 से फिर G7 बन गया। और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद भी नहीं रहेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, और वही मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी जाएँ जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इतना सब पढ़ के सारा कुछ याद रहना नहीं है आपको। मेंस में भी आपको मेंस 365 पढ़नी ही पड़ेगी। तो बस पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रीय मामले तो यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में वही सब बात कर रहे हैं। इजराइल हो गया, यूक्रेन युद्ध हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सब पे, सब मुद्दे पे सारे संगठन आपस में बातचीत करते रहते हैं, और बातचीत ही करते हैं, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है। ये पहलों से हमारा कोई ख़ास मतलब नहीं है G7 का, भारत से रिलेटेड नहीं है ये। और ऊर्जा जलवायु, ठीक है ये, हाँ। गावी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे दुनिया के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए जरूरी टीके तक पहुंच के सुधार के लिए बनाया गया था। ठीक है। कपूलिया फूड सिस्टम इन्होंने शुरू किया था संधारणी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। एक गावी, ये भी इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन चलो याद कर लेते हैं। टैक्स गवर्नेंस, G7 द्वारा वित्तीय कार्रवाई FATF की स्थापना भी इसी ने की है, G7 ने। ठीक है। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स शायद इसकी फुल फॉर्म है। ओके। G7 कानून के शासन के आधार पर स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत की शक्ति से रक्षा करता है। इसमें और तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे। ओके। ठीक है। भारत और G7 ये देख लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत को अब तक 11 बार आमंत्रित किया गया है, G7 का सदस्य नहीं है, आमंत्रित किया जाता है इसको। भारत जल्दी जापान को छोड़ के चौथी, अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पक्ष में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले की अवहेलना की है। तो चीन और फिलीपींस की चलती रहती है आपस में दक्षिण चीन सागर की वजह से। उसने वो 9 डैश लाइन शायद बनाई है, 9 डैश या फिर 10 डैश, कन्फ्यूज़न है मुझे थोड़ा, देख लेना आप इसको। तो उसको बनाया है तो कि उसके अंतर्गत जो भी एरिया आता है वो चीन अपना मानता है, और फिलीपींस कहता है कि हमारा तो फिर ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र और आर्थिक अनन्य क्षेत्र तो ख़त्म ही हो गया। तो चीन ने उसका विरोध किया था और भारत ने PCA के उस फैसले का सम्मान किया था। ठीक है। ओके। इसमें और तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत, वही पुरानी बात है। कौन कौन से समूह में हैं? ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, G20। ठीक है। भारत फ्रांस संबंध, तो अभी क्या हुआ था कि फ्रांस के राष्ट्रपति से अलग से भेंट की है प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। अभी G7 शिखर सम्मेलन हमने ऊपर पढ़ा, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से अलग से मतलब भेंट की है। इन्होंने किस पे चर्चा की है?
होराइजन 2047 रोड मैप, हिंद और प्रशांत रोड मैप पर ध्यान। तो ये होराइजन 2047 ये आपको याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में है। इसमें क्या है कि नो मनी फॉर टेरर, ये पहल चलेगी, ग्रह के लिए साझेदारी, ठीक है, लोगों की साझेदारी, मेक इन इंडिया, वो तो ठीक है। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, राफेल वगैरह इन्हीं से मंगाए गए हैं। P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी और राफेल विमान, ठीक है। बाकी इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। सैन्य अभ्यास देख लो, वरुण एवं फ्रेजनेक्स, और बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस एवं ओरियन, ये 2 अभ्यास हैं। भूसामरिक 2023 में इंडो फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप जारी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, दोनों देश भविष्य के लॉन्च व्हीकल्स तृष्णा और भूपर्यवेक्षण मिशन पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। तो अंतरिक्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों का, ये ज़रूरी है, ये देख लो। भारत की टाटा समूह कंपनी और फ्रांस की एयरबस ये असैन्य हेलीकॉप्टर बनाने पर सहमत हुए हैं। मतलब जो सेना के लिए ज़रूरी नहीं है, जो आम जनता के लिए हेलीकॉप्टर बनेंगे उनको बनाने के लिए राजी हो गए हैं ये, ठीक है। डिजिटल सहयोग, UPI चालू हो गई है एफिल टावर पे NRI लोगों के लिए। भारत के लिए 14 सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। वित्तीय कार्रवाई FATF जैसे निकायों में कश्मीर और आतंकवाद, तो कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पे ये साथ रहता है। अच्छा, इसने भारत एक काम और किया है, मिसाइल, जो फ्रांस ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत को सम्मिलित होने में मदद की थी। चलो ये बढ़िया है। अब चुनौतियाँ, वीज़ा प्रतिबंध है, इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिल पाता है हमको, और व्यापार में भी वहाँ से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, परमाणु समझौता में अत्यधिक देरी, ये सारे मुद्दे हैं। सामरिक स्वायत्तता को लेकर अलग अलग मत, ठीक है। तो भारत गुटनिरपेक्षता की तरफ जाता है, और जबकि फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यावहारिक गठबंधन में संलग्न है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी उदाहरण के लिए क्वाड, I2U2 आदि के जरिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर करना चाहिए, ठीक है। एक ये आप याद कर सकते हो, जूल्स माइकलेट ने भारत को विश्व का मैट्रिक्स बताया है। भारत यूरेशिया संबंध, ठीक है। तो भारत यूरेशिया संबंध में क्या क्या है, यूरेशिया क्षेत्र की बदलती भू राजनीति को उजागर करने वाले कारक वही संघर्षों का केंद्र है। मिडिल ईस्ट में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, रूस यूक्रेन का हो ही रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उधर लगे पड़े हैं, तो और ये सारा अर्मेनिया अजरबैजान चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। चीनी यहाँ पे चीन सबसे आगे बढ़ के निकल रहा है, वो अतिक्रमण भी कर रहा है, लोगों को लोन भी बांट रहा है, और अपने वो रोड भी बना रहा है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बदलती रणनीति प्राथमिकताएं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका अब थोड़ा सा पीछे हट रहा है, अफगानिस्तान से सेना वापसी कर ली, मध्य पूर्व की बजाय वो यूरेशिया और हिंद प्रशांत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, नाटो को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में 3 सीज पहल में भागीदारी, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रति संतुलित करने के लिए चीन और रूस की नो लिमिट्स साझेदारी। चीन और रूस पास आ रहे हैं अमेरिका को काउंटर करने के लिए। रूस ईरान चीन धुरी का उदय, ये धुरी का उदय मतलब विश्व युद्ध में भी ऐसे ही धीरे धीरे से धुरी अलग हो गए थे, मित्र राष्ट्र अलग हो गए थे, और फिर विश्व युद्ध में परिणित हो गई वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही रूस ईरान और चीन की धुरी का उदय हो गया है। चीन ईरान रूस तुर्की और पाकिस्तान को शामिल करते हुए ये गठबंधन बनना, ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। रूस की विदेश नीति में एशिया की ओर झुकाव, रूसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया और वियतनाम की हालिया यात्राओं से स्पष्ट है। तो रूस का राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया को सपोर्ट दे रहा है,
वियतनाम को सपोर्ट दे रहा है। वियतनाम और अमेरिका का वॉर आपको पता ही है। जापान व दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ऑकस के माध्यम से यूरोप को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदार बनाने तथा एशिया और यूरोप के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए पश्चिमी यूरोपों के साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो पूर्वी देश क्या है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों से जुड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे दूरी ख़त्म हो रही है। ये ऑकस हो गया, क्वाड हो गया, तो इसमें यूरोप के भी देश हैं, अमेरिका भी है और अपना एशिया के भी देश हैं। एक ये गलियारा बनना है जो यूरोप और एशिया को जोड़ रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, भारत के लिए क्या क्या अवसर है? चीन को संतुलित करने के लिए रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना। रूस के साथ अपने संबंध मजबूत हैं। आर्मेनिया के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी, ये भी ठीक है। फिर आर्थिक में क्या है कि वही तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, लौह अयस्क आपूर्ति में भारत के संभावित दीर्घकालिक साझेदार हैं। तो मध्य एशिया के जो लोग हैं, यूरेशिया के लोग हैं, जैसे रशिया से हमारा भी ऑयल आ रहा है, मध्य एशिया से भी ऑयल आता है, गैस आती है। रूस के साथ व्यापार में वृद्धि। ठीक है, जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, रूस के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि भी बढ़ गई है, क्योंकि बाकी सब लोगों ने सैंक्शन लगा दिया, तो रूस अभी कम दामों पे भी हमें चीज़ें दे रहा है। बेहतर व्यापार और कनेक्टिविटी। ठीक है, ये तो क्षेत्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक कूटनीति, सॉफ्ट पावर का उपयोग, बौद्ध धर्म और योग हो गया अपना, रामायण इंडोनेशिया में, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत के लिए उभरते यूरेशियाई प्रदेश में क्या क्या चुनौती हैं? चुनौती क्या क्या है? तो जो INSTC है और IEMC है, ये जो रोड बन रहे हैं, ये परियोजनाएं, ये बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान बीच में, ये इन सारी जो अवसंरचनाएँ हैं इनमें बीच में पड़ता है, तो ये वादक की तरह काम कर रहा है। चीन का खतरा ही है ही। चीन का बेल्ट एंड रोड पहल है, वो बिल्कुल पास से निकल के जा रही है, लद्दाख से हो के एरिया से होकर निकल रही है वो, सिंजिंग्यान प्रांत से। तो उससे भी भारत चीन सीमा पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, रूस की चीन के साथ निकटता बढ़ रही है, क्योंकि चीन और रूस अमेरिका के विरुद्ध हैं, रूस इजराइल के विरुद्ध है और इजराइल अमेरिका का साथी है। समुद्री जैसे क्वाड और महाद्वीपीय जैसे संघ, तो ये मतलब डिप्लोमेसी का बड़ा दुविधा वाला पार्ट है कि भाई क्वाड और SCO में चाइना भी है, इंडिया भी है, और वहाँ पे तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, भारत जापान संबंध। तो इटली के अपुलिया में वही G7 शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ पे बैठक हुई, वहाँ पे दोनों प्रधानमंत्री मिले, वही सब बातें, B2B बिजनेस और ये सब। ठीक है, साझा सामरिक हित, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये तो याद भी नहीं रख पाए हुए। क्या देखते हैं, एक्ट ईस्ट और जापान की गुणवत्ता संरचना है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, रक्षा संबंध, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, ये हुआ है हम लोगों के बीच में। सैन्य अभ्यास देख ले रहे हैं, धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री और जिमैक्स, ये 3 आपको याद कर लेने हैं। सेपा पे हमारे हस्ताक्षर हो चुके हैं, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है, सेपा पे हस्ताक्षर हो चुके हैं 2011 में। 2022 में भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग किस में हैं? क्वाड में हैं, G20 में, G4 जैसे कई वैश्विक समूह का हिस्सा भी हैं। इसरो और जास्का का ही एक ये जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपैक्स, इस पे काम कर रहे हैं। महत्व क्या है कि हमने मेट्रो वहाँ से लिए, हाई स्पीड रेल परियोजना हम ले रहे हैं वहाँ से। ठीक है, विदेशी निवेश हो रहा है। कौशल विकास कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं जापान के। आधिकारिक विकास सहायता, जापान भारत का सबसे बड़े द्विपक्षीय दाता है, तो ये चीज़ याद करने वाली है। ठीक है, भारत जापान को उसकी घटती जनसंख्या के कारण, तो अभी क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है वहाँ पे जनसंख्या का जापान में,
बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हैं, तो मानव संसाधन की कमी है, तो यहाँ से कार्यबल मतलब मानव बल भेजा जा रहा है। निवेश के अवसर हैं, जापान में तो ग्रोथ रुक चुकी है, तो भारत अभी विकासशील देश है, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे निवेश करने के अवसर हैं। कच्चा माल लोहा यस्क यहाँ से जाता ही है, विशाखापट्टनम से होते हुए जापान को जाता है। ठीक है, भारत जापानी सामानों के लिए बड़ा बाजार, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, रणनीतिक भिन्नताएं, हम भी चीन का विरोध करते हैं, जापान भी करता है, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की कार्रवाइयों को लेकर मुखर रहा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर, अब भारत अपनी सीमा रेखा पर तो बोलता है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में कुछ भी हो रहा है, ताइवान में कुछ भी हो रहा है, तो उस पर बचता रहा है, ये भी गलत बात है। जापान सोचता है कि आप अपने मुद्दे पे बात कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो दोनों के रणनीति में मतभेद है। जापान रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल हो गया है, रूस यूक्रेन में, और जापान और रूस का तो हमेशा से चला है, वो कामचाट का ही है शायद, देखना पड़ेगा। एक द्वीप है, उसके पीछे सखलिन आइलैंड है, उधर विवाद चलता ही रहता है। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका गठबंधन का हिस्सा है, जबकि भारत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो भारत ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन में जापान द्वारा सुझाए गए ओसाका ट्रैक का बहिष्कार किया, ये आपको याद रखना है। ओसाका ट्रैक क्या है? बहुत अच्छी वार्ता पर केंद्रित है। इसके पीछे उद्देश्य सीमा पार डेटा प्रवाह नियमों का मानकीकरण। तो जब सीमा पार डेटा होगा उसका नियम बनने चाहिए, और डेटा स्थानीयकरण पर प्रतिबंधों को हटाना आदि। जैसे मान लो टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम अगर इंडिया में अपना एप्लीकेशन चलाएगा तो उसके लिए ये वो रखी गई है कि आपको अपना डेटा जो आप संरक्षित करते हो वो आप इंडिया में ही कहीं करोगे, डेटा स्टोर, जो बिग डेटा बोलते हैं। उस पर भी मुद्दा चल रहा है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कंफर्म हुआ है, क्योंकि वो शायद विदेश में ही रखता है, स्वीडन या स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, ये देखना पड़ेगा। इसमें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और अहमदाबाद मुंबई बीच, ठीक है, बुलेट ट्रेन वगैरह, बाकी तो ठीक है, इतना ही है इसमें। परमाणु हथियार शस्त्रागार, न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल, तो ये क्यों सुर्खियों में है? सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट निकाल दी है, रिपोर्ट तो निकलती रहती हैं। ठीक है, भारत में कितने 164 से बढ़ के 172 हो गए, अब पाकिस्तान के पास 170, दो ही कम है बस। 9 देशों के पास परमाणु शस्त्रागार है। और ठीक है, ये 9 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, इजराइल। ईरान कोशिश कर रहा है, उसको बनाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। संधियाँ और अप्रसार प्रयास, ठीक है, तो एक तो ये याद रखनी है आपको, NPT, परमाणु हथियारों का अप्रसार। भारत ने CTBT और NPT दोनों पर ये हस्ताक्षर नहीं किए। इनका कहना ये है कि भाई हमने तो हथियार बना लिए, अब तुम लोग मत बनाओ, अब हम शरीफ हो चुके हैं, अब बन गए सो बन गए। तो ये बात भारत तो मानने को तैयार है ही नहीं, उसने मना कर दिया कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। परमाणु शस्त्रागार की खरीद के लिए उत्तरदायी कारक, तो वही सुरक्षा है भाई। एक डर का माहौल बना रहता है कि हमारे पास भी है, हमारे पास भी हैं, ठीक है, तो तुम भी मत चलाओ, हम भी मत चलाएं, इससे युद्ध टल जाता है। कभी कभी हथियारों से युद्ध टल भी जाते हैं। घरेलू राजनीति, ठीक है, मानदंड, परमाणु हथियारों का अधिग्रहण प्रतिष्ठा, तो जिसके पास हथियार होंगे बड़े बड़े तो वो महाशक्ति कहलाएगी। ऐसा मतलब ऑरा बनता है कि भाई विश्व पटल पे ही इनके पास अधिक हथियार हैं, तो ये महाशक्ति हैं, और दबदबा भी बनता है।
वैश्विक खतरे की धारणा तो वो तो है ही, परमाणु हथियार से। परमाणु धमकी भी देता रहता है, रूस ही देता है, उत्तर कोरिया देता रहता है। रूस का एक डेड हैंड या डेथ हैंड करके है, तो रूस कहता है कि जब रूस पे किसी ने परमाणु हमला किया तो वो डेथ हैंड कर देगा, और डेथ हैंड जैसे ही एक्टिवेट हुआ उसके बाद क्या है कि जितने भी देश हैं उनकी राजधानियों पे मिसाइल से हमला हो जाएगा। रूस कहता है कि उसके इसका पीछे लॉजिक है कि अगर दुनिया में रूस नहीं होगा तो फिर दुनिया ही नहीं किसी काम की है। तो भाई वो उसकी अलग सनक है अपनी। यूक्रेन में परमाणु आपदा का जोखिम। यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को इसी वर्ष 2024 में आत्मघाती ड्रोन से, तो ये याद करना ज़रूरी है। अभी जपोरिजिया परमाणु संयंत्र में ड्रोन से हमला किया गया था। अंतरिक्ष परमाणु हथियार। तो अंतरिक्ष में भी परमाणु हथियार बनने, अगर मान लो परमाणु हथियार से कोई उपग्रह तोड़ दे, मतलब उसको विस्फोट करके फोड़ दिया गया, तो मलबा कितना इकट्ठा हो जाएगा। इस पे एक मूवी बनी है ग्रेविटी। कैसलर सिंड्रोम है शायद, याद नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा। तो उसमें यही है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकराती है और फिर दूसरी तीसरी चीज़ से टकराती है, डोमिनो इफेक्ट की तरह, और बहुत बड़ी तबाही हो जाती है अंतरिक्ष में। स्पेस स्टेशन वगैरह सब बर्बाद। भारत के लिए चीन की बढ़ती हुई चिंता। ठीक है, तो भारत क्या है कि भारत पहले उपयोग नहीं करेगा, भारत की ये नीति है। पाकिस्तान की ऐसी कोई नीति नहीं है। पाकिस्तान तो अब जैसे कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का मुकाबला करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ओके, भारत के विपरीत पाकिस्तान ने पहले उपयोग नहीं करने की नीति अपनाई है, बस वही चीज़ है। दक्षिण एशिया में तेज़ी से परमाणु हथियारों की स्पर्धा में प्रवेश करेगा। परमाणु हथियारों की स्पर्धा को कम करने के लिए आगे की राह क्या है? पहले उपयोग नहीं करने की नीति जो भारत की है वही सब लोग अपनाएं। रूस को न्यू स्टार्ट संधि में शामिल होना चाहिए। सार्वजनिक तौर से पहले उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, मेंस में भी कोई काम नहीं आएगा। परमाणु हथियार प्रौद्योगिकियाँ। ऐसे परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के संयोजन से विस्फोटक तरीके से, ठीक है, मतलब दो तरीके से परमाणु हथियार बनते हैं, एक तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, फिजन और फ्यूज़न। तो फिजन से जो बनता है वो परमाणु बम बनता है, एटम बम, और जो फ्यूज़न से बनता है वो हाइड्रोजन बम बनता है। ठीक है, इसको चलो समझ लेते हैं हम लोग आगे। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये समझाता हूँ। न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है? तो 1938 में दो लोग थे भाई साहब, हॉर्न और स्ट्रॉसमैन। तो ये क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि ऐसे कोई हम तत्व ढूंढें, एलिमेंट ढूंढें जो अपने आप में थोड़े अनस्टेबल कब होते हैं? तो उनका एटॉमिक नंबर होना चाहिए 84 से बड़ा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इनको दिखा यूरेनियम में क्या था सिस्टम? अब इसमें जो 92 है ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन की संख्या होती है, और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया, और ये था थर्मल न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी थी 0.025 eV से कम।
अब ये भी ज़रूरी है, थर्मल न्यूट्रॉन इसलिए लिया क्योंकि इससे ज़्यादा अगर एनर्जी होती तो ये एस्केप कर जाता। इन्होंने जब एक न्यूट्रॉन को इस पे बम्बार्डमेंट करवाया, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होती तो ये एस्केप करके निकल जाता, तो इसको इसकी एनर्जी कम रखी गई, तो इसकी एनर्जी जो रखी गई वो इससे कम रखी गई, 0.025 EV से कम। तो ऐसे न्यूट्रॉन को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्होंने इस पे हमला किया, बम्बार्डमेंट किया। ये भाई साहब दो पार्ट में टूट गए, अनस्टेबल थे, अस्थायी थे, उथल पुथल मची थी इनकी ज़िंदगी में। हमला हुआ, दो गुटों में बट गए, एक बन गया क्रिप्टॉन, एक बन गया बेरिलियम। ठीक है, क्रिप्टॉन में 92 एटॉमिक मास हो गया, 36 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ऐसे 141, 56। अब ये दोनों स्टेबल हैं क्योंकि इनका 84 से नीचे एटॉमिक नंबर है। उसके बाद क्या हुआ कि 3 न्यूट्रॉन और निकल के आए। ये 3 न्यूट्रॉन ने क्या किया, आगे चल के फिर किसी से टकराएंगे। तो इस प्रकार ये चेन रिएक्शन बन जाएगा और इसी विधि पे काम करता है न्यूक्लियर फिजन वाला बॉम्ब। अब इससे अगर एनर्जी बनानी है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो 2 न्यूट्रॉन हैं इनको हम अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित किससे करेंगे, कैडमियम की छड़ से, कैडमियम की रॉड से इनको कर लेंगे हम एब्जॉर्ब। ठीक है, बाकी एक बचा, वो फिर 2 को तोड़ेगा, फिर 3 निकलेंगे, फिर 2 को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर 1 से। तो उससे क्या है कि एक कंट्रोल वे में हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से बनता है न्यूक्लियर फिजन और इससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। अगर हम कंट्रोल रिएक्शन रखते हैं तो हमारा बनेगा न्यूक्लियर एनर्जी, और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं रखते हैं तो फिर ये बॉम्ब की तरह काम करता है। तो बस वही है, अनकंट्रोल और कंट्रोल, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अनकंट्रोल में बॉम्ब बन जाएगा, कंट्रोल में एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है, ये जो 3 जो न्यूट्रॉन निकले थे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत ज़्यादा थी तो ये आगे चल के एस्केप कर जाते, बिना किसी से टकराए निकल जाते। किसी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो देखता थोड़ी है, वो निकल जाता है। तो इसको थोड़ा ठंडा दिमाग करना था इनका। तो इसके लिए क्या किया, इन 2 को तो अवशोषित कर लिया, इस पे गर्मी ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी में था, तो इसको शांत करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडरेटर का इस्तेमाल करने के लिए, अब इसमें हाई एनर्जी है तो हैवी वाटर इसके खोपड़ी पर डाल देंगे भाई, इसका हो जाएगा दिमाग ठंडा। अब ये औकात में आ गया, औकात में आ गया मतलब अब ये थर्मल न्यूट्रॉन की तरह काम करेगा। मान लो अभी इसकी एनर्जी थी 2 EV, ये बहुत ज़्यादा है, हमको लानी थी 0.025 EV से कम। तो ये हिसाब किताब है इसका। ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन में हम देख लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर जिनका 20 से कम रहता है वो अनस्टेबल होते हैं। इनमें क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं तो इनकी कम होती है, तो ये अनस्टेबल होते हैं प्रकृति में। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से मिल के परिवार बना के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। कोई अकेला है तो ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल है, कोई इसको सूंघ के चला जाएगा। तो वो क्या करता है कि अपने दूसरे भाई बंधु से मिल के ग्रुप बना लेता है कि ठीक है अब हम थोड़े स्टेबल हैं, अब हमारा वजूद है। तो वही हिसाब किताब है। ये ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है। इसमें क्या है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब इन दोनों का आपस में हो गया फ्यूज़न हो गया तो He4 यहाँ पे हीलियम बन गया। इसमें 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। एक न्यूट्रॉन अलग से बन गया, ये आगे जाके फिर किसी से मिलेगा। तो इस तरीके से चैन रिएक्शन बनती है। इससे बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी बन जाएगी फ्यूजन से। और ये जो स्थिति हमें दिखती है ये सन पे दिखती है, न्यूक्लियर फ्यूजन।
जो सन में जो एनर्जी बनती है वो फ्यूजन से ही बनती है। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद इसमें एनर्जी निकलती है। ऐसी फिजन में जब अलग अलग होते हैं तो ये दोनों अलग अलग तो होते ही हैं, 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, लेकिन साथ में इतनी सारी एनर्जी भी निकलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मास था वो यहाँ पे मास नहीं रहा, और मास बदल गया है एनर्जी में, E = mc²। ठीक है, तो उससे ये हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। सुर्खियाँ देख लेते हैं क्या क्या है। भारत इटली इटली रणनीतिक साझेदारी। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC सहित वैश्विक एवं बहुपक्षीय पहलुओं में, ठीक है, मतलब इस पर सहमति व्यक्त की, इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं इसमें। हाँ, यूरोपीय संघ EU में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये भी कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, 2023 में प्रवासन आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, और दो 2023 में इटली ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के 7 स्तंभों में से यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग स्तंभ शामिल हो गया है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। पासएक्स होता है हम लोगों के बीच में, मिलन होता है नौसेना वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन सी संस्थाओं में हम लोग साथ में हैं, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हैं हम लोग, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में है, CDRI में है, और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA में है, IEMC में है ही। ठीक है, इंडस एक्स पहल का 1 वर्ष पूरा हुआ है। ठीक है, इंडिया US डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम, ये फुल फॉर्म है इसकी। 1 वर्ष पूरा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या है, अमेरिकी और भारतीय रक्षा कंपनियां इंक्यूबेटर्स, एक्सलरेटर, निवेशकों तथा विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को बढ़ाएंगी। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके लिए है, उनकी साझेदारी को बढ़ाएंगे और कुछ नया ईजाद किया जाएगा। इंडस एक्स की उपलब्धियां, खुफिया निगरानी एवं टोही, ISR और सेमीकंडक्टर जैसे अलग अलग रक्षा डोमेन्स में दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच वाणिज्यिक समझौता। ठीक है, दोनों देशों के बीच नवाचार के संयुक्त वित्त पोषण के तरीके खोजने में मदद की जाएगी। तो R&D पे काम करेंगे ये लोग। इंडस एक्स गुरुकुल, ये ज़रूरी है, ये एजुकेशन सीरीज है रक्षा स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए। उद्योग जगत शिक्षा के जगत के बीच संपर्क को बढ़ावा। ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंधों का महत्व, यह स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो हम लोग साथ में हैं ही, क्वाड में भी साथ में हैं, और हमारा व्यापार होता ही है इनसे बहुत ज़्यादा। हथियार की आपूर्ति इन्हीं से होती है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता विकास के साथ साथ रक्षा औद्योगिक वही चीज़ है। चीन से हम दोनों लोगों का ही अभी दुश्मनी मान लो, तो चीन से खतरा उत्पन्न हो रहा है जो, उसमें अमेरिका हमारे साथ है एक जगह। नए डोमेन का विकास, स्पेस फोर्स, रक्षा में AI का उपयोग, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता। ठीक है, ये तो अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा, ठीक, ये ज़रूरी है, प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया है। इतनी हम लोग याद नहीं रख सकते हैं। बाकी इनिशिएट फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग साथ हैं। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका भारत रोड मैप। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसकी भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, और इसके परिणाम पर नज़र डाल रहे हैं। तो IPF क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट हुआ है, कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम। ठीक है,
ये 3 याद कर लो जो कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम है। एक तो है एमिशंस इंटेंसिटी अकाउंटिंग, ई वेस्ट अर्बन माइनिंग, ये बहुत ज़रूरी है भारत के नेतृत्व में, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है। आईपीएफ कैटेलिटिक कैपिटल फंड की औपचारिक शुरुआत हुई है। इसके जरिए क्लीन इकोनॉमी से संबंधित अलग अलग गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार का समर्थन किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2022 में टोक्यो में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों द्वारा शुरू किया गया था ये। और वही चीज़ है, हिंद प्रशांत महासागर में शांति रहे, समृद्धि रहे, वही सब है। स्तंभ कौन कौन से हैं? व्यापार है, आपूर्ति है, क्लीन इकोनॉमी है और फेयर इकोनॉमी है। ठीक है। 3 स्तंभों में तो भारत शामिल हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यापार से बाहर है अभी तक, और इसमें भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। उपयुक्त समझौते कम से कम 5 आईपीएफ भागीदारी द्वारा बाद लागू होंगे। तो उपयुक्त सभी समझौते कम से कम 5 आईपीईएफ भागीदारों द्वारा अभिपुष्टि, स्वीकृति या अनुमोदन के लिए अपनी घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लागू होंगे। तो इनमें जो शामिल 5 देश हैं वो जब सारी अभिपुष्टि, स्वीकृति और अपने घरेलू कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे उसके बाद ही लागू होंगे ये। भारत ने औपचारिक रूप से इन समझौतों पर अभी हस्ताक्षर नहीं किया, मतलब भारत ने अभी लागू नहीं किया। तो घरेलू अनुमोदन की अभी प्रक्रियाएं भारत में चल रही हैं, जो संभवतः नई सरकार के गठन के बाद पूरी हो जाएंगी। ओके। कोलंबो प्रोसेस की स्थापना पहली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो कोलंबो प्रोसेस की पहली बार भारत ने अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रोसेस है क्या? यह प्रोसेस या फोरम है, विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए मंच प्रदान करता है। एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं, जो अपने मजदूर या अपने जो श्रमिक हैं उनको भेजते हैं विदेशों में काम करने के लिए। इसमें भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। भारत इस प्रोसेस का संस्थापक सदस्य है। तो जब इसकी संस्थापना हुई थी तब भारत इसका सदस्य था। थीमेटिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र, कौशल और योग्यता, मान्यताएं, प्रक्रियाएं, रोजगार में भर्ती के लिए नैतिक। तो नैतिक अभ्यास वही है कि भाई मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए, काम के घंटे निश्चित होने चाहिए, ठीक है, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वीज़ा में दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन कोलंबो प्रोसेस को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। ओके। तो आपकी यहाँ पे ये इंटरनेशनल रिलेशन ख़त्म होता है। अगला वीडियो आपका इकोनॉमी का होने वाला है, और आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाया जाए या फिर इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाए। मुझे लगता है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ तो हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन बाई लाइन वो सारा आपको याद भी नहीं रहना है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं मार्क कर दूंगा, वो आप याद कर लीजिए, वही प्रीलिम्स में काम आएगी। मेंस के लिए हम लोग मेंस 365 पढ़ेंगे ही, और ताज़ा पढ़ेंगे तो वो याद भी रहेगी। अभी का इतना कुछ याद भी नहीं रहेगा। बाकी आपको अगर मज़ा है पढ़ने का तो पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, लाइन बाई लाइन भी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।